नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मोहन राकेश की कहानी मिस पॉल। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पॉल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पॉल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में रहती हैं, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रही होंगी। वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी, तो लोगों ने उसके बारे में जाने क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पॉल डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पॉल थोड़ा हचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रणजीत तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था। आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पॉल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है, तुम 8-10 दिन से यहाँ हो और मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं कुल्लू में हूँ। हाँ, पता तो था, पर यह पता नहीं था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पॉल उलाहने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट आज हुई, आज जाने के वक्त। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदरनगर जाऊंगा, वहाँ 1 दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 1-2 दिन वहां रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं रही थी। मिस पॉल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरा कहा कि अंदर मेरी सीट वाली जगह खाली है, मिस साहब वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि वह और सवारी नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में चढ़ गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पॉल की तरफ देखा। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ ना आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पॉल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने क्यों नहीं अपना सामान वहीं उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदरनगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदरनगर तक जाऊं ही। मगर मिस पॉल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए इतना समय नहीं था
कि मैं उस विषय में सोच भी सकता था। थोड़ा सा समय और मिलता तो मैं जरूर कुछ देर के लिए वहां उतर जाता। उतने समय में तो मिस पाल से कुशल समाचार भी न पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहां की सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं है, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर के पागलखाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित कर दी थी। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मिस पाल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मन मुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती जुलती कम थी। दफ्तर का वातावरण उसके अनुकूल नहीं था। वह वहां एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक आदमी से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है, जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती। इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करो हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छोड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रूप रंग पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ वह जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। मिस पाल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर बाहर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए बाल छोटे कटवाती थी और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पाल नई कमीज के डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो। मिस पाल को इस तरह की बातें दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर वह दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कोई सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से ही वह और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही ऐसा था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफी घुल मिल गई थी। कई बार वह घर के कामों में उनका हाथ बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुंचे
तो उसके कमरे में सितार की आवाज़ आ रही होती या वह रंग और कूचियाँ लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह उन दोनों में से कोई भी काम न कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर दो तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो सके उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ खोजकर कहाँ से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहीमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों, मैं और मेरी 2 बहनें, अपना ज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमसे उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी न करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर न आएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पाल से ज़्यादा सहानुभूति होती थी। आखिरी बार जब मैं मिस पाल के यहाँ गया था तब मैंने उसे बहुत उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रही थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया उससे एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने जो मेरे लिए तकलीफ़ उठाई थी उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पाल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी। बात बस इतनी ही है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम नहीं कर सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं और जाकर एक छोटा सा कमरा ले लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50, 60 या 100 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ जब मैं 500 रुपये लेती हूँ वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों खामखा दफ्तर में आने जाने का भार ढोती रहूं? बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ प्रोविडेंट फंड से निकल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ किसी गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें न करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं रह रहा है।
मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबरा कर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मिस पाल से मुलाकात कब होगी, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसी जगह आप चाहती थी वैसी जगह ये है या नहीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।